नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अध्याय मुद्रा और साख के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, लघुतात्मक प्रश्नोत्तर के साथ ही हम अति लघुतात्मक प्रश्नोत्तरों का भी अध्ययन करेंगे, इसलिए कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें। हम आपको तर्क के द्वारा उत्तर सरलता से समझाने का प्रयास करेंगे। आप इसका गहनता से अध्ययन कीजिए। पहला प्रश्न है, विनिमय में कम से कम कितने पक्षों की आवश्यकता होती है? विनिमय यानी लेन देन, साधारण शब्दों का है तो लेन देन, और लेन और देन के लिए कितने पक्षों की आवश्यकता होगी? तो लेने के लिए एक पक्ष और देन के लिए एक पक्ष, तो दो पक्ष। उत्तर इसी से निकल जाएगा। तो विनिमय में कितने पक्षों की आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर है दो पक्ष। अगला प्रश्न है, मुद्रा का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है? मुद्रा के कार्य विनिमय का माध्यम है, जमा, प्राप्ति, ऋण उपलब्ध। प्रमुख कार्य क्या है इसका? विनिमय का माध्यम, यानी ए यानी अ उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, वह माध्यम जिसके द्वारा हम वस्तु और सेवाओं को खरीदते हैं और बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? वस्तु को खरीदने जाते हैं या बेचने जाते हैं तो हम माध्यम के रूप में किसे देते हैं? तो मुद्रा, रुपए पैसे यानी मुद्रा को देते हैं। सही उत्तर अ है। अगला प्रश्न है, आवश्यकता के दोहरे सहयोग का अंग है। आवश्यकता का दोहरा सहयोग का अंग क्या है? बेचना, खरीदना। आवश्यकता उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बेचेंगे भी सही और आगे वाला खरीदेगा भी सही, और उसे आवश्यकता भी होनी चाहिए तब वो खरीदेगा, अन्यथा नहीं खरीदेगा। तो बेचना, खरीदना एवं आवश्यकता तीनों ही सही, उपरोक्त सही, द उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? निर्गमन यानी सरल शब्दों में कहें तो नोट छापने का काम कौन करता है? सरल से शब्दों में समझाया तो निर्गमन कौन करता है? तो नोट के ऊपर लिखा होगा, देख के आप पढ़िए कभी भी, भारतीय रिजर्व बैंक। तो नोटों का निर्गमन कौन कर रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का रिजर्व बैंक ही नोटों का निर्गमन करता है। सही उत्तर अ है। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली को कहते हैं, क्या कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली को? प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली कहते हैं। देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली में आप सीधा ही वस्तु दे रहे हैं और उस वस्तु के बदले सीधा ही कोई वस्तु प्राप्त कर ले रहे हैं, सीधा ही यानी प्रत्यक्ष। तो ये प्रत्यक्ष विनिमय का रूप हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय करेंसी में शामिल है। तो भारतीय करेंसी में क्या है? आप देखते हैं, सिक्के देखते हैं, नोट देखते हैं कागज के, हैं, वो भारतीय करेंसी में शामिल है। और सोने के सिक्के अभी नहीं चलते, यानी भारतीय करेंसी में ये शामिल नहीं है। तो कागज के नोट और धातु के सिक्के, यानी सही उत्तर है अ और ब दोनों। अगला प्रश्न है, ऋण विकास के क्षेत्र में कैसी भूमिका अदा करता है? यानी भूमिका सकारात्मक यानी या नकारात्मक पूछा है। तो अच्छी भूमिका। ऋण विकास के क्षेत्र में कैसी भूमिका करता है, अदा करता है? तो अच्छी यानी सकारात्मक भूमिका। तो ऋण विकास के क्षेत्र में सकारात्मक भूमिका अदा करता है। अ उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक ऋण के स्रोत हैं। देखो, ऋण के दो स्रोत होते हैं। ऋण के दो स्रोत, औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत होते हैं। पहले हम औपचारिक स्रोतों का अध्ययन कर लेते हैं। महाजन, कृषि व्यापारी, रिश्तेदार। तो ऋण के औपचारिक स्रोत होते हैं महाजन, बनिया, कृषि व्यापारी, रिश्तेदार और भूस्वामी या बड़े बड़े किसान। ऋण के अनौपचारिक स्रोत हैं। तो उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा द। और अनौपचारिक स्रोत है, औपचारिक स्रोत में कौन आएगा? तो बैंक और सहकारी समितियां। बैंक, सहकारी समिति औपचारिक स्रोत में आती है। इसके अलावा जो बच्चे अनौपचारिक स्रोत में आते हैं, यानी आपके मित्र हैं, आपने मित्र से भी उधार लेते हो तो मित्र भी अनौपचारिक ऋण का स्रोत हुआ। अब हम अपने रिश्तेदारों से भी कभी कभी उधार लेते हैं तो वो भी अनौपचारिक ऋण का स्रोत है। महाजन से भी लेते हैं, कृषि व्यापारी से भी लेते हैं, तो ये सभी ऋण के अनौपचारिक स्रोत कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, किस चीज को बैंक निक्षेप कहते हैं? निक्षेप का मतलब होता है जमा। किस चीज को बैंक निक्षेप? निक्षेप तो बैंक में क्या जमा होता है? जमा।
बैंक में जमा मुद्रा, घर में रखी मुद्रा, बैंक कर्मचारी, उपरोक्त सभी। तो बैंक निक्षेप, बैंक में जमा, निक्षेप का मतलब जमा होता है। तो इसी से प्रश्न से ही आप उत्तर निकाल लेंगे। सही उत्तर निकालना आपने बैंक में जमा मुद्रा। अगला प्रश्न है, किस मुद्रा का संबंध प्राचीन काल से नहीं है? प्राचीन काल में कौन सी मुद्रा नहीं चलती थी? ऐसे ही आप तर्क लगा के उत्तर निकाल लेंगे इसका, मुझे यकीन है। कागज के नोट, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के। सही उत्तर है कागज के नोट प्राचीन काल में नहीं चलते थे, धातु की मुद्राएं चलती थी, सोने, चांदी, तांबे की। तो प्राचीन काल में कौन सी मुद्रा, किस धातु की मुद्रा प्रचलन में थी? सोना, चांदी, तांबे के सिक्के प्रचलन में थे, कागज के नोट नहीं। अगला प्रश्न है लघुतात्मक प्रश्न। पहला है, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्या खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, जोखिम वाली परिस्थितियों का मतलब होता है कि जोखिम यानी मुसीबत वाली परिस्थिति कौन सी होती है? जोखिम वाली परिस्थिति का मतलब आप समझना कि उसे ऋण के अनौपचारिक स्रोत से लेना पड़ रहा है। अनौपचारिक स्रोत में साहूकार आता है, महाजन आता है, उससे लेना पड़ रहा है। तो उससे ऋण लेने में क्या समस्या पैदा होती है, ये समझना है। जोखिम वाली परिस्थिति यानी उसे महाजन अथवा साहूकार से ऋण लेना पड़ रहा है। तो साहूकार या महाजन से ऋण लेते वहां क्या होता है? तो उत्तर, गांव के लोग जब साहूकार से ऋण लेते हैं, यह कर्जदार से धन के बदले में अधिक मूल्य की संपत्ति अपने अधिकार में कर लेते हैं, पहले रहन रखते हैं अपने पास। वो जितना कर्ज देते हैं उससे अधिक मूल्य की संपत्ति का कोई भी, या जमीन होगा या सोना चांदी के जेवरात होंगे, वो अपने पास रख लेगा। तो यदि कर्जदार अधिक सीमा में ब्याज नहीं लौटा पाते हैं तो वह उस संपत्ति को उसके एवज में ले लेता है, जब्त कर लेता है। इस प्रकार किसान को या कर्जदार को संपत्ति से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए इस प्रकार का जो ऋण है वो जोखिम वाली परिस्थिति वाला ऋण कहलाता है और इसमें ऋण लेने वाले को बड़ा नुकसान हो जाता है। अगला प्रश्न है, साख से आप क्या समझते हैं? देखिए, साख से अर्थ है सम्मान दिया, हम कहते हैं साख यानी सम्मान, इज्जत। हम किसी से, मित्र से 100 रुपए लेने जाए और वो हमको दे दे तो वो हमारी साख कहलाती है। अगर नहीं दे, वो कहेगा कि भाई नहीं दूंगा तो तेरा कोई भरोसा नहीं, तू पैसे वापस नहीं लौटाएगा, इसका मतलब हमारी साख नहीं है। तो साख से आप क्या समझते हैं? साख या ऋण ऐसा माध्यम है जो किसी देश के विकास के लिए अति आवश्यक होता है। ये उत्पादन में सहायता करता है और व्यक्ति के कार्य को पूरा करता है। तो साख से आप क्या समझते हैं? साख का मतलब समझिए ऋण। ऋण एक ऐसा माध्यम है जो देश के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, उत्पादन में भी सहायता करता है और व्यक्ति के कार्य को भी पूरा करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है? अन्य बैंकों की गतिविधियों पर कैसे नजर रखता है? तो भारत का रिजर्व बैंक है वह करेंसी नोट जारी करता है और यह अन्य बैंकों की गतिविधियों पर निम्न प्रकार से नजर रखता है। पहला, रिजर्व बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि लाभ, बैंक है वो लाभ कमाने वाली इकाइयों या व्यापारियों को ही तो ऋण प्रदान नहीं कर रहा है, परंतु छोटे किसानों को भी ऋण प्रदान कर रहा है, इस बात की नजर रखता है। दूसरा, ब्याज की दरों को निर्धारित करता है। तीसरा, सभी व्यावसायिक बैंक नकदी शेष बनाए हुए हैं या नहीं, यानी सभी व्यावसायिक बैंकों को अपने पास कुछ धनराशि, कुछ जमा राशि नकदी के रूप में रखनी होती है और शेष को ही वो ऋण के रूप में दे सकते हैं। अपने पास जमा सारी राशि को ऋण के रूप में नहीं रख सकते हैं, कुछ भाग उनको रखना पड़ता है और रख रहे हैं या नहीं, नकदी शेष बनाए हुए नहीं, ये ध्यान रखने का काम भी रिजर्व बैंक का होता है। समय समय पर आवश्यक सूचना जनता को देता रहता है। तो ये सारे काम रिजर्व बैंक के हैं। अगला प्रश्न है, दोहरा सहयोग से आप क्या समझते हैं? दोहरा सहयोग का मतलब हम किसी चीज को देने, किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई चीज देकर, तो हमारी चीज लेने के लिए वो तैयार होना चाहिए और हम जिस चीज को चाहते हैं वो चीज उसके पास होनी चाहिए। ये सरलता से दोहरा सहयोग कहलाता है। उत्तर, यदि वस्तु के उत्पादक विक्रेता परस्पर वस्तु का आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं तो विनिमय की इस प्रक्रिया को दोहरा सहयोग कहते हैं। फिर से समझिए, उत्पादक यानी जिसके पास, जिसने जो वस्तु पैदा की है वो, और विक्रेता यानी उत्पादक की वस्तु लेकर बदले में कोई वस्तु देने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर दोहरा सहयोग दो जने होने चाहिए, उत्पादक और विक्रेता।
यदि वस्तु के उत्पादक और विक्रेता परस्पर वस्तुओं का आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तो विनिमय की इस प्रक्रिया को दोहरा सहयोग कहा जाता है। ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्तर कौन कौन से हैं? औपचारिक स्तर दो ही हैं, बैंक एवं सहकारी समितियां। अनौपचारिक स्तर में कौन आएंगे? साहूकार, दोस्त, रिश्तेदार और बड़े किसान आदि अनौपचारिक स्तर में आते हैं। अगला प्रश्न है ऋण की शर्तें क्या है? ऋण की शर्तें ब्याज पर समर्थक आवश्यक कागजात। देखो कोई भी ऋण हम लेने जाते हैं, बैंक से भी उधार लेने जाते हैं तो हमारे पास समर्थक आवश्यक कागजात मांगे जाते हैं, जैसे या तो भूमि का पट्टा मांगा जाएगा या हमारी भवन का पट्टा मांगा जाएगा, वो कहलाता है ऋण समर्थक कागजात कहलाते हैं। और भुगतान के तरीकों को ऋण की शर्तें कहा जाता है। तो ऋण की शर्तें में दो चीजें शामिल है, ब्याज पर समर्थक आवश्यक कागजात व भुगतान के तरीके को ऋण की शर्तें कहा जाता है। अगला प्रश्न है कागजी मुद्रा से क्या अभिप्राय है? कागजी मुद्रा से क्या अभिप्राय है? कागज के उपयोग से बने विभिन्न प्रकार के अंकित मूल्य के नोट। देखो मूल्य अंकित होता है 10 रुपए के नोट पर 10 रुपए ऐसा अंकित होगा, यानी हम 10 रुपए देकर 10 रुपए मूल्य के बराबर वस्तु कोई खरीद सकते हैं। तो कागज के उपयोग से बने विभिन्न प्रकार के अंकित मूल्य के नोटों से है कागजी मुद्रा का अभिप्राय। अगला प्रश्न है अति लघुत्मक प्रश्न, प्राचीन समय में कौन सी धातु के सिक्के प्रचलित थे? इसका अध्ययन पहले कर दिया है, सोना, चांदी, तांबा। अगला प्रश्न है मुद्रा के आधुनिक रूप में क्या शामिल है? मुद्रा के आधुनिक रूप में कागज की नोट, साख और कागज की नोट, करेंसी कागज के नोट और सिक्के धातु के सिक्के। तो मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी कागज की नोट व सिक्के शामिल है। करेंसी कागज की नोट सिक्के शामिल है। अगला प्रश्न है भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? करेंसी नोट जारी करने का यानी निर्गमन कौन करता है? फिर से आ गया ये प्रश्न, पहले अध्ययन कर लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक, जो नोटों पर भी लिखा होता है। तो केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मांग क्यों होती है? क्या की जगह इसको क्यों पढ़े? तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम साख यानी ऋण क्यों मांगते हैं? साख का मतलब ऋण क्यों मांगते हैं? तो कृषि आवश्यकता को पूरा करने के लिए, सीधी सी बात है, कृषि कार्यों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम कौन करता है? देखिए हम अपना धन कहाँ जमा कराने जाते हैं? बैंक में। और किसी को ऋण चाहिए या उधार चाहिए तो कहाँ से लेता है? बैंक से। तो जमाकर्ता कर्जदार के भी मध्यस्थता का काम किसका हुआ? बैंक का। सही उत्तर पहचाना आपने, बैंक। अगला प्रश्न है ग्रामीण बैंक किस देश की सफल कहानी है? ग्रामीण देश बांग्लादेश की ये सफल कहानी है। किस देश की पूछे तो बांग्लादेश है, छोटा देश, पर अनुमान लगा कि भारत मत लिख दीजिएगा, बांग्लादेश का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साख का मुख्य आधार क्या है? कोई भी हमें ऋण देता है तो क्यों देता है भाई? विश्वास। साख मैंने कहा ना, आप उदाहरण दिया था, आप 100 रुपये मित्र से मांग रहे हैं और 100 रुपये आपको दे दिए। क्यों दिए? क्योंकि आप पे विश्वास है कि ये वापस लौटा देगा। तो साख का मुख्य आधार ही विश्वास होता है, साख यानी ऋण। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। कथन किसका है? बहुत अच्छा कथन है, बहुत अच्छा कथन है। दिल खुश हो गया, दिल माने हार्ट, तो यह कथन किसका है? प्रोफेसर हार्टले का, प्रोफेसर हार्टले का। अगला प्रश्न है मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो मुद्रा का आविष्कार मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अगला प्रश्न है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको है? आधुनिक युग में हम तेजी से प्रगति कर गए तो इसका श्रेय भी किसको जाता है? मुद्रा को, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से विनिमय बड़ा आसान हो गया और हम तेजी से प्रगति कर गए। अगला प्रश्न है वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान। जब वस्तुओं के बदले वस्तु का आदान प्रदान या लेन देन हो तो वस्तु विनिमय कहलाता है, यानी आप वस्तु देकर वस्तु प्राप्त कर रहे हैं, तो वस्तु से वस्तु की लेन देन की प्रक्रिया को वस्तु विनिमय कहते हैं। और यदि विनिमय मुद्रा के माध्यम से हो यानी लेन देन मुद्रा के माध्यम से हो तो उसे मुद्रा विनिमय कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के किन्हीं दो स्रोतों की व्याख्या कीजिए। औपचारिक क्षेत्र में साख के दो स्रोत है, एक बैंक है और दूसरा सहकारी समिति है। बैंक क्या करता है? बैंक के कार्य करें तो बैंक जमाएं स्वीकार करता है
आवश्यकता होने पर ऋण देता है? पहला, बैंक द्वारा लोगों को लंबे समय तक कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो बैंक ऋण भी देता है, हमारी जमायत स्वीकार भी करता है। और सहकारी समितियां कम ब्याज पर कृषि कार्यों के लिए और अन्य प्रकार के कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न है, बैंक की आवश्यकता हमें क्यों है? बैंकर किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है? देखो, बैंक की आवश्यकता क्यों है? हमारी बचत बैंक में जमा होती है, हमारे धन बैंक में जमा करा के हमारा धन सुरक्षित हो जाता है, इसलिए बैंक जरूरी है। आवश्यकता होने पर हमें ऋण भी बैंक से लेते हैं, इसलिए बैंक की आवश्यकता होती है। तो बैंक की आवश्यकता बैंक बचत के लिए लोगों के धन को सुरक्षित रखने तथा उस पर ब्याज देने की दृष्टि से आवश्यक है। बैंक लोगों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराता है। तो बैंक की आवश्यकता सरल शब्दों में कहे तो क्यों है? बैंक हमारी जमाएं स्वीकार करता है, हमारे धन को सुरक्षित रखता है। और दूसरा, आवश्यकता होने पर ऋण उपलब्ध कराता है, इसलिए बैंक जरूरी है। बैंक देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब बैंकर की सेवाएं देखें तो बैंकर चेक के माध्यम से साख और ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। आधुनिक समय में बैंक अन्य भी कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जैसे बिलों का भुगतान भी बैंक करते हैं, इस प्रकार। तो बैंकर की सेवाएं क्या है? बैंकर क्या करता है? बैंकर चेक के माध्यम से साख एवं ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। आधुनिक समय में बैंक अन्य भी कई प्रकार के कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते? देखो, कर्ज लेने के लिए सबसे पहले हमको समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता होती है, यानी वो कागजात, भूमि के वो कागजात, जमीन के या भवन के वो कागजात जो ऋण के बदले में हमें बैंक को देने होते हैं, वो समर्थक ऋणाधार कहलाता है। यदि आपके पास समर्थक ऋणाधार नहीं है तो बैंक कर्ज नहीं देगा। यदि आप कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं रखते हैं तब भी बैंक कर्ज नहीं देगा। और तीसरा है, कर्ज लेने के बाद यदि आपने कर्ज नहीं चुकाया है तब भी बैंक कर्ज नहीं देगा। तो 3 कारण है इसके कि बैंक कर्ज लेने के लिए तैयार नहीं होते। पहला, कुछ कर्जदारों के पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता है तथा उनकी ऋण चुकाने की क्षमता भी कम होती है, तथा जिन कर्जदार ने अपने पुराने कर्ज का भुगतान नहीं किया है, ऐसे लोगों को बैंक ऋण नहीं देता है। अगला प्रश्न है, मुद्रा क्या है? आधुनिक भारतीय मुद्रा की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम। मुद्रा से अभिप्राय उस वस्तु से जिसके द्वारा हम विनिमय करते हैं, यानी सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा उपयोग किया जाता है, वह वस्तु। तो मुद्रा वह वस्तु है जिसका उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है। अब इसकी विशेषताएं, भारतीय मुद्रा की विशेषताएं। भारत में मुद्रा करेंसी कागज के नोट व सिक्के हैं, पहली विशेषता। और दूसरी विशेषता, इसको जारी कौन करता है, इसका निर्गमन कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय मुद्रा जारी करता है, हो गई 2 विशेषता। तीसरी, भारत में मुद्रा विनिमय के लिए अधिकृत है। आप विनिमय करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ और चीज नहीं दे सकते, मुद्रा ही अधिकृत है। ये विशेषता है इसकी। अगला प्रश्न है, मुद्रा के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो मुद्रा का क्या कार्य है? लेन देन में काम आता है, विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य आता है, ये मुद्रा के कार्य है। मुद्रा मूल्य के माप का कार्य करती है। यदि किस वस्तु का क्या मूल्य है उसका माप आप मुद्रा में ही करेंगे ना। जैसे 40 रुपए किलो शक्कर, तो शक्कर का मूल्य आपने रुपए में किया यानी मुद्रा में किया। तो मुद्रा क्या काम कर रही है? मुद्रा मूल्य के माप का कार्य करती है। मुद्रा के रूप में विभिन्न वस्तु और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। दूसरा, मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय आसानी से हो सकता है। अगला प्रश्न है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत को बढ़ाने की क्यों आवश्यकता है? बताइए। देखो, ऋण के औपचारिक स्रोत में बैंक आते हैं और सहकारी समितियां आती है, उसको बढ़ाने की क्यों आवश्यक है? तो बैंकों में अगर आप ऋण लेंगे तो उसकी ऋण की शर्तें आसान होंगी और ब्याज की दर कम होंगी, इसलिए इस प्रकार के स्रोत को बढ़ाने की जरूरत है। प्रश्न, देश में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों स्रोत से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, किंतु अनौपचारिक स्रोत द्वारा ऋण प्रदान करने की में अनेक दोष है। क्या दोष है? देखो, अनौपचारिक स्रोत द्वारा ऊंची दर पर ऋण दिए जाते हैं, यानी ब्याज की दर अधिक होती है और कई तरह से लोगों का शोषण किया जाता है।
अनौपचारिक स्रोतों में ऋण लेकर लोग ऋण जाल में फंस जाते हैं, जबकि औपचारिक स्रोत की बात करें तो कम ब्याज दर पर ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध हो जाता है। इसलिए हमें ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता है। अनौपचारिक स्रोतों में कई प्रकार के दोष है जो हमने इनका अध्ययन किया। अगला प्रश्न है, सहकारी समितियां क्या होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की गतिविधियों को बढ़ाने हेतु कोई दो सुझाव देखिए। देखो, सहकारिता किसे कहते हैं? सहकारिता का मतलब ही मिलजुल कर कार्य करना होता है। मिलजुल कर कार्य करना होता है, तो किसी उद्देश्य के लिए मिलजुल कर कार्य करने के लिए यदि कोई समिति बना दे तो वह सहकारी समिति है, सीधा सा होता है। वे लोग जो कुछ सामान्य उद्देश्यों पर एक साथ मिलजुल कर कार्य करने के लिए एक समिति का गठन कर लेते हैं, जिसे सहकारी समिति कहते हैं। तो इसमें उद्देश्य होता है, सामान्य उद्देश्य। सामान्य का मतलब वे उद्देश्य जिससे सबकी भलाई हो, तो वो सामान्य उद्देश्य हुआ। और उस सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सब मिलजुल कर कार्य करेंगे और उसके लिए एक समिति बना लेंगे, वो सहकारी समिति कहते हैं। सहकारी समिति की गतिविधियां बढ़ाने के लिए हम क्या सुझाव देंगे? पहला सुझाव, बैंकों द्वारा सहकारी समिति को सस्ती दर पर ऋण प्रदान करना, क्योंकि सहकारी समितियों के पास धन की कमी होती है। धन कहाँ से आएगा? बैंक उन्हें सस्ती दर पर ऋण प्रदान करे। अगर सहकारी समिति को सस्ती ऋण पर धन बैंक देंगे तो सहकारी समिति सस्ती दर पर किसानों को देगा। तो अगला दूसरा, सहकारी समिति द्वारा अपने सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। ये दो सुझाव है सहकारी समितियों की गतिविधियों को बढ़ाने के। अगला प्रश्न है, मुद्रा आवश्यकता के दोहरे सहयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। देखो, मुद्रा के द्वारा विनिमय अगर किया जाएगा तो यहाँ दोहरे सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। किस प्रकार? देखिए, आवश्यकता के दोहरे सहयोग की समस्या हम निम्न द्वारा समझ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास कपास है और उसे गेहूं की आवश्यकता है, तो उस ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जिसके पास गेहूं हो तथा उसे कपास की आवश्यकता हो। व्यवहारिक जीवन में ऐसे दोहरे सहयोग मिलना अत्यंत कठिन होता है, लेकिन हमारे पास मुद्रा है तो क्या हुआ? मुद्रा द्वारा उस समस्या का समाधान किया जा सकता है, क्योंकि मुद्रा द्वारा किसी भी वस्तु और सेवाओं की विनिमय दर निर्धारित होती है। अतः कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर लेगा और उस मुद्रा से अपनी आवश्यकता की वस्तु वापस खरीद लेगा, यानी क्रय कर लेगा। तो दोहरा सहयोग की आवश्यकता को मुद्रा इस प्रकार समाप्त कर देती है। अगला प्रश्न है, ऋण के औपचारिक स्रोत से आप क्या समझते हैं? बैंक और सहकारी समिति से है ऋण के औपचारिक स्रोत, उससे क्या समझते हैं? तो ऋण के औपचारिक स्रोत में व्यापारिक बैंक और सहकारी समितियां, ग्रामीण बैंक आदि को शामिल किया जाता है। इन स्रोतों से ऋण कैसे होता है? ऋण की ब्याज दर कम होती है और इनके ऋण देने की शर्तें भी आसान होती है। और लाभ शर्तों ऋण के अगला प्रश्न है, ऋण के अनौपचारिक स्रोत से आप क्या समझते हैं? अनौपचारिक स्रोत में साहूकार, माजा इत्यादि आते हैं और इसका उल्टा कर दीजिए। इनकी ब्याज ऋण पर ब्याज दर भी ऊंची होती है और इनके ऋण की शर्तें भी बड़ी कठिन होती है। ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में साहूकार, महाजन, बड़े किसान, व्यापारी, रिश्तेदार, मित्र, जानकार आदि को शामिल किया जाता है। प्राय अनौपचारिक स्रोत में लोगों को ऊंची ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं, अपने तर्क दीजिए। तो स्वयं सहायता समूह के पीछे मूल विचार क्या है? स्वयं सहायता समूह के पीछे मूल विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों तथा महिलाओं को छोटे छोटे सहायता समूह में संगठित करना तथा उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करके उनके ही सदस्यों को आसान शर्तों पर, यानी कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना, जिस पर उन्हें बहुत कम ब्याज देना पड़ता है। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनती है, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है। इसके अलावा अपनी समस्या, जैसे वहां जहां पर तरह तरह की सामाजिक विषय जैसे स्वास्थ्य है, पोषण है, घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं। अगला प्रश्न है,
आपके मतानुसार वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली में कौन सी प्रणाली श्रेष्ठ होती है? इसका अध्ययन हमने पहले ही कर लिया है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इसमें दोहरे सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारे मतानुसार मौद्रिक प्रणाली श्रेष्ठ है, क्योंकि मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा का विनिमय किसी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से किया जा सकता है। विनिमय के लिए मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं और इसके द्वारा किसी भी वस्तु और सेवा को हम आसानी से खरीद सकते हैं। जैसे एक जूता निर्माता बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है, तो जूते के बदले बेचकर वो मुद्रा प्राप्त कर लेगा और फिर उस मुद्रा से गेहूं खरीदने के लिए मुद्रा का उपयोग कर लेगा। दूसरी तरफ वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता है। मुद्रा का उपयोग किए बिना भी होता है। आजकल देखते हैं हम ऑनलाइन गूगल पे, फोन पे के माध्यम से भी इसका अपना जो बिल का पेमेंट कर लेते। तो दूसरी तरफ वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता है। यानी मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग नहीं होता है, वस्तु के बदले वस्तु देकर विनिमय होता है। तो वहां हमको दोहरे सहयोग की आवश्यकता होती है, जो एक अत्यंत कठिन कार्य है और मुद्रा में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। मुद्रा विनिमय प्रणाली में आवश्यकता का दोहरा सहयोग की आवश्यकता होती नहीं है, उसको खत्म कर देता है। इस प्रकार विनिमय बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए मौद्रिक विनिमय प्रणाली श्रेष्ठ प्रणाली कही जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह से नजर रखता है और ये क्यों जरूरी है? भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखता है। मौद्रिक नीति में क्या आएगी? मौद्रिक नीति में आएगी रेपो रेट तय करता है और ब्याज की दर तय करता है। ये उसकी मौद्रिक नीति है। रिजर्व बैंक बैंक दर, न्यूनतम कोषानुपात, रेपो दर आदि निर्धारित करता है। बैंक दर यानी बैंक जिस दर से रिजर्व बैंक से उधार लेता है वो बैंक दर कहलाती है। न्यूनतम कोषानुपात का अर्थ पहले हमने इसका अध्ययन किया है। बैंक न्यूनतम जमा अपने पास रखकर ही शेष धन को ऋण के रूप में दे सकता है। रेपो रेट जिस दर पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं। तो ये सारा कौन निश्चय करता है? बैंक दर, रेपो दर, न्यूनतम कोषानुपात निर्धारित करने का काम रिजर्व बैंक का है और इसको निर्धारित करके वह अन्य बैंकों पर नजर रखता है। इसके माध्यम से वह अर्थव्यवस्था में मुद्रा पर नियंत्रण रखता है और यह इसलिए जरूरी है, क्यों आवश्यक है? तो देश में मुद्रा एवं साख की मात्रा में संतुलन बना रहता है और नियंत्रण के अभाव में कोई भी बैंक अपनी मनमानी करने लगेंगे तथा अधिक लाभ लेने की दृष्टि से लोगों का शोषण करेंगे। इसलिए उन पर नियंत्रण भी रखना जरूरी है। अतः अन्य बैंक एवं वित्तीय संस्था पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? बैंकों के कार्य बताइए। करेंसी नोट जारी करने का अधिकार किसका है? तो केंद्र सरकार की ओर से भारत का रिजर्व बैंक यानी आरबीआई करेंसी जारी करता है। बैंक के क्या कार्य हैं? इसका अध्ययन भी हमने कर लिया है टुकड़ों में। भारत बैंकों के प्रमुख कार्य इस प्रकार से है, सरलता से कहें तो जमा राशि को स्वीकार करना। बैंकों द्वारा लोगों की राशि को बचत खाते, चालू खाते और सावधि जमा के माध्यम से स्वीकार करता है। तो खाते कितने प्रकार के होते हैं? यहीं से याद कीजिए। पहला बचत खाता, दूसरा चालू खाता और तीसरा सावधि जमा खाता। खाते 3 प्रकार के, बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता। तो पहला कार्य हो गया जमा राशि स्वीकार करना। दूसरा ऋण प्रदान करना, बैंक द्वारा लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। तीसरा साख का निर्माण, बैंकों द्वारा लोगों की जमा राशि अन्य लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। इससे सीमित मुद्रा से ही देश में कई गुना साख का निर्माण हो जाता है। तो बैंक कोष का हस्तांतरण, बैंक चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, कैश ऑर्डर आदि की सहायता से लोगों के खाते में मुद्रा का हस्तांतरण करते हैं, जिससे व्यक्तियों को नगद भुगतान की चिंता नहीं रहती है।
हम चेक काट के किसी मांगने वाले को दे देते हैं, हम वहां पे भी नगद की आवश्यकता नहीं होती है, और चेक लेके जाएगा तो बैंक उस चेक के माध्यम से उसके खाते में राशि का हस्तांतरण कर देगा। तो कोष का हस्तांतरण करता है। इस प्रकार बैंक के 4 काम हुए, जमा राशि स्वीकार करना, ऋण देना, साख निर्माण, कोष हस्तांतरण। अगला प्रश्न है, अमीरों व गरीबों व अमीरों के ऋण के में औपचारिक और अनौपचारिक साख के योगदान की तुलना कीजिए। यानी शहरी गरीबों व अमीरों के ऋणों में औपचारिक अनौपचारिक साख के योगदान की तुलना कीजिए। मतलब औपचारिक और अनौपचारिक में शहरी गरीब कौन से ऋण ज्यादा लेते हैं, और अमीर गरीब कौन से ऋण लेता है, औपचारिक या अनौपचारिक, और अमीर कौन से ऋण लेते हैं, यह हमें तुलना करनी है। औपचारिक क्षेत्र के ऋणों के सृजन में भागीदारी बढ़ाने की कोई सुझाव दीजिए। उत्तर है इसका, तुलना हम करते हैं दोनों की, तो औपचारिक की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूलते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में ब्याज दर ज्यादा है, वो ब्याज ज्यादा वसूलते हैं। दूसरा, औपचारिक स्रोत से ऋण लेना कर्ज लेने वाले को अधिक महंगा पड़ता है। तीसरा, शहरी गरीबों की कर्जों की 85% जरूरतें अनौपचारिक स्रोत से पूरी होती है। यानी गरीब जो हैं वह अनौपचारिक स्रोतों से अधिक ऋण लेते हैं, जबकि शहरी अमीर जो लोग हैं वह 10% कर्ज ही औपचारिक स्रोत से पूरी करते हैं। सुझाव है पहला, गरीबों को विशेषकर महिलाओं, छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करके उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करते 2 वर्ष बाद वह समूह बैंक से ऋण लेने योग्य हो जाते हैं, जिससे यह समूह बैंक से ऋण लेकर वह अपने समूह के सदस्यों को उचित ब्याज दर पर कर्ज दे सकते हैं। दूसरा सुझाव है, औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो तथा बैंकों व सहकारी समितियों आदि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। यानी बैंकों से, सहकारी समितियों से गरीबों को अधिक ऋण मिलना चाहिए, दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है? देखो, अर्थव्यवस्था का अगर तेजी से विकास करना है तो इसमें मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। व्यापार में मुद्रा की भूमिका, बिना मुद्रा के व्यापार हो ही नहीं सकता है। दूसरा, बजट निर्माण में मुद्रा की भूमिका। तीसरा, राष्ट्रीय आय में के मापन में मुद्रा की भूमिका। एक राष्ट्र की आय क्या है, इसको भी हम मुद्रा के माध्यम से ही मापते हैं। और उत्पादन में मुद्रा की भूमिका। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका स्पष्ट है। मुद्रा की भूमिका कहाँ है भूमिका? व्यापार में है, बजट निर्माण में है, राष्ट्रीय आय में है, और उत्पादन में मुद्रा की भूमिका है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल जाए, और बेल घंटी को प्रेस कीजिए। आपने ये वीडियो बड़े ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।